नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज हम प्रथम टेस्ट स्कूल व्याख्याता का प्रथम टेस्ट राजनीति विज्ञान का है। 20 टेस्टों की हमने सीरीज रखी है। उनमें 12 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है, 4 मेजर टेस्ट है और चार चार जो टेस्ट है वो फुल पाठ्यक्रम के फुल सिलेबस आधारित टेस्ट होंगे 4। इस तरह से 20 टेस्ट रखें। 20 टेस्ट का मतलब है आपको एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन मिलेंगे। एक टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। 75 इंटू 4 मान लो, कम से कम मतलब किसी में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर करेंगे, किसी में 5 करेंगे, तो 4 की एवरेज मान लो। इसका मतलब एक टेस्ट में अपन 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। 300 क्वेश्चन तो 300 इंटू 20, तो 20 में लगभग 6000 आता है। 6000 नहीं करें तो कम से कम 5 से 6000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 5 से 6000 क्वेश्चन। फिर दूसरी टेस्ट सीरीज की कहाँ आवश्यकता रहेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे इसमें कवर कर लेंगे। इसमें सारे कवर कर लेंगे। एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 4 एक्स्ट्रा कवर करेंगे उसमें। कहने का मतलब किसी में 3 होगा, किसी में 2 होगा, तो किसी में 5 होगा, किसी में 7 होगा। इस हिसाब से एक टेस्ट में हम 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 300 एक में है तो 20 टेस्ट में कितने हो गए? 6000 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहले थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी अपन कर लेते हैं। अब 17 तारीख से आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। 8 PM पे आपको, हर बार 8 PM पे आपको जारी कर दिया जाएगा। 8 PM पे जैसे ये कंप्लीट हो गया उसके बाद या तो नाइट को या अगले दिन आपको सुबह इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी, और जो यहाँ पे हल करेंगे, जो PPT हल करेंगे वो मिल जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन में फोल्डर में जब डालते हैं तो गलतियां होने की संभावना रहती हैं। कुछ शब्द है वो सही से ले नहीं पाता है, या अपन पूरा सही से देख नहीं पाते हैं, तो उसमें गलती होने की अपनी ना के बराबर संभावना होगी जब हम PPT में हल करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। इस हिसाब से हम 20 टेस्ट करने वाले हैं। 20 टेस्ट में आपका सिलेबस है वो 3 बार हम सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं। 3 बार अपना रिवीजन हो जाएगा। 3 बार अपन सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। 140 दिन की अपनी रणनीति है। मार्च के एंड तक अपने टेस्ट है वो कंप्लीट होंगे, और ये आपको जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आप कभी भी रीअटेम्प्ट दे सकते हो, PPT दे सकते हो, दोबारा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो आपको बता दिया पहला टेस्ट 17 को है, तो 17 को आपको टेस्ट देना है। सरसरी नजरों से एक बार कई बार क्या 1-2 दिन में मैटर कवर करना हो तो फास्ट तरीके से आप मैटर कवर कर सकते हो, दूसरे टेस्टों के बराबर आने के लिए, दूसरे साथियों के बराबर आने के लिए। तो आप उस हिसाब से कवर करके, और बाद में आप जब वीडियो सॉल्यूशन सुनो, अच्छे से सुना वीडियो सॉल्यूशन। और आप कई बार ऐसे सोचते हो कि चलो PPT से अपन सारी चीजें देख लेंगे, लेकिन PPT में सारी चीजें नहीं लिखी जाती। क्वेश्चन का हम उत्तर दें, कुछ चीजें ऐसी होती है हम बोल के बताते हैं, तो PPT में सारी चीजें हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, फिर बाद में आप देखो तो एक बार सही नजर से PPT देख लेनी है। उसके बाद दोबारा आप हल करोगे, जब अपना रिवीजन होगा, मेजर टेस्ट होगा, तो आप सारी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। हमारा काम एक मार्गदर्शन का होता है। कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट से, सेकंड पेपर पॉलिटिकल का पढ़ा रहा हो, उसका काम मार्गदर्शन का होता है। सारी चीजें उसमें नहीं दी होती। अगर आप हम केवल वीडियो के चक्कर में रहते हैं तो अपनी पढ़ाई अपन बाधित कर लेते हैं। उसके अलावा अपन को बुक भी पढ़नी होती है। अब 17 को है, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर 17 को टेस्ट नहीं करके, क्योंकि 17 से 21 संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। 17 से 21, तो उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब बाद में आप इस टेस्ट को बाद में दे सकते हो, या पीछे से आके रिकवर कर सकते हो। रिकवर का मतलब है आप दूसरे टॉपिक जब करो और तीसरा मेजर टेस्ट हो, उससे पहले आप इसे कवर कर सकते हो, जिससे बाद में आप दूसरे साथियों के बाद में बराबर हो जाओगे। नहीं तो लास्ट में कर लेना, ये आपके लिए खुला ही रहेगा। तो इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर बार टेस्ट आपको प्रत्येक संडे को 8 PM पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र है वो हमने संपूर्ण निःशुल्क आपको करवा दिया है। अब कुछ साथियों को वीडियो नहीं मिलते, नए जो साथी आते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप प्ले लिस्ट में जाइए। जैसे अपन YouTube अपना चैनल ओपन करते हैं, उत्तम पाठशाला, उस पर जाने पे पहले होम पेज होता है, फिर वीडियो होता है। इस हिसाब से एक लिस्ट बनी होती है कम्युनिटी की, प्ले लिस्ट की। उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो सारे हमने आपकी सुविधा के लिए क्रम से वीडियो, प्ले लिस्ट बना के क्रम से वीडियो डाल दिए हैं। तो बार बार इस चीज़ों की आपको दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटिकल आपका कंप्लीट हो गया,
पहला टेस्ट पॉलिटिकल का है, फिर 7 दिन बाद में हिंदी का, तो हिंदी आपका कंप्लीट हो गया है। और तीसरा फिर अगले संडे को साइंस का है, तो साइंस के कुछ टॉपिक रहे हैं वो आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक आपका टेस्ट आएगा उससे पहले पहले आपको कंप्लीट करवा देंगे। फिर इन तीनों का मेजर टेस्ट होगा। इसी हिसाब से अपना क्रम चलता रहेगा। 12 + 4 + 4, 12 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, 4 टेस्ट आपके मेजर होंगे, 4 टेस्ट आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसकी बड़ी डिमांड थी, सर कौन सी बुक खरीदें। ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक और डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर भी है। जो भी टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है तो आप उस पर कॉल कर लिया करो या मैसेज छोड़ दिया करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर भी दिक्कत आए तो मेरे नंबर टेलीग्राम के ऊपर जाओगे तो टेलीग्राम के स्टार्टिंग में मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहां पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मांग थी, हमने टेलीग्राम पे सारे 2011 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरपीसी द्वारा आयोजित हुए हैं, जितने पेपर फर्स्ट ग्रेड के, वो हमने डाल दिए। लेकिन इसमें एक विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है 2011 से 2024 तक, इसमें कई बार सिलेबस चेंज हुआ है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में पहले समास भी आते थे, तो समास के क्वेश्चन मिलेंगे। क्रिया भी आती थी, पिछली बार ये 2022 वाले में बाद में हटाया, क्रिया भी आती थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है उसको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से नहीं पढ़ना है। अब आप ज़्यादा जल्दी मत करना, थोड़ा सा धैर्य रखना। हम इन क्वेश्चनों की आपको परीक्षा से पहले पहले अलग अलग क्वेश्चन बना देंगे सिलेबस वाइज। जो अपने सिलेबस में है, जो सिलेबस से बाहर हो गए हैं उनको निकाल देंगे और सिलेबस वाइज पॉलिटिकल के अलग, हिंदी के अलग, साइंस के अलग, इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ऐप पे आपको जो टेस्ट सीरीज जिन साथियों ने खरीदी है उनको फ्री में करवा दें सारा। तो आपको जो वादा किया है उससे ज़्यादा ही देंगे, नहीं देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक महिला अभ्यर्थी कह रही सर अब मैं टेस्ट सीरीज खरीद लूँ क्या, मेरा कोर्स कवर नहीं हुआ, तो अगला आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार स्पीड से देख लो, थोड़ा सा सही नज़रों से देख लो। आज आपका टेस्ट है मान लो, तो नहीं देख पाए तो अगले में आप बराबरी कर लेना, ये वापस आके कर लेना। या जैसे मेजर टेस्ट हो उसके बीच में आपको 21 दिन को टाइम मिलता है, उसमें आप कोई टॉपिक रह जाए तो उसको कवर कर लेना। बाद में भी इसे देख सकते हो, रीअटेम्प्ट भी कितनी बार कर सकते हो, सारी सुविधाएं आपको इसमें दी गई है। इसमें आप वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे और पीपीटी देंगे, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे से सुनना है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसके लिए मैं आपको बता दूं अलग अलग हम वीडियो डालेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, क्योंकि सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन एक साथ हल करवाना कठिन हो जाता है। तो आपके या तो भाग में मिलेंगे और कोई छोटा टॉपिक होगा उस हिसाब से आपको या तो एक वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लेना, ऐप में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो सकता है, या एक साथ होगा तो 2.5 से 3 घंटा का होगा, और अलग अलग होगा तो 1-1 घंटा के वीडियो आपको मिलेंगे। प्रथम क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से उपबंधित विधियों के समान संरक्षण शब्दावली को निम्न में से किस देश से लिया गया। अब ये अनुच्छेद 14 में बात करा है। अब आप कहोगे सर अनुच्छेद 14 तो मौलिक अधिकारों में है, मौलिक अधिकारों में है, लेकिन संविधान की विशेषताओं में भी आता है कि कहाँ से आपने विदेशी स्रोत कौन कौन से रहे हैं, कहाँ से उठाया गया। ये वहाँ उस समानता के बारे में नहीं पूछ रहा है आपसे ये पूछ रहा गया है ये विधियों के समान संरक्षण ये शब्दावली किस देश से ली गई है। ये विशेषताओं का क्वेश्चन हो गया। तो ये विधियों के समान संरक्षण, इसमें 3 तरह के आपके हो गए। एक तो ये हो गई विधियों का समान संरक्षण, ये आपकी ली गई है अमेरिका से, यूएसए से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ये सकारात्मक है, ये क्या है? सकारात्मक है, सकारात्मक है। इसका मतलब ये है कि समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। एक तरह से आनुपातिक न्याय की बात करता है कि जो समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान है उनके साथ असमान, मतलब जो समान है ना उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये सकारात्मक है। लेकिन एक है विधियों के समक्ष समानता। 3 एक जैसी लगेगी आपको, विधियों के समक्ष समानता, विधियों के समक्ष समानता, समानता। ये यूके से उठाया गया है, ये यूके में चलती है, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके में चलती है। लेकिन एक बुक ऐसी है जो 2018 से
के बाद अपन जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें एक महापुरुष है जिसने गाइड भी निकाली है, उनकी बुक से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कहीं ना कहीं उनका हाथ है, डायरेक्ट वो नहीं बनाता तो किसी और के थ्रू उनका कहीं ना कहीं वो जुड़ाव है उससे। तो उन्होंने ये इंग्लैंड की जगह कह रहे हैं कि इसमें जो उल्लेख किया गया है वो विमर संविधान का किया। BN राव ने जो उल्लेख किया है वो विमर संविधान किया। जर्मनी का जो विमर संविधान है ना, आपको सारी चीजें बता दें, वो अपने हिसाब से विमर संविधान, जर्मनी का जो विमर संविधान है उसका BN राव ने उल्लेख किया है। ब्रिटेन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये ब्रिटेन में चलती है, अपन हर बुक में ब्रिटेन ही पढ़ते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। तीसरी अपनी चलती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। अब इसमें क्या है, विधियों के समान के समक्ष समानता है। इसमें क्या है, ये नकारात्मक है, नकारात्मक अर्थ दे रही है। नकारात्मक मतलब है इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। इसकी बात करें तो समान के साथ समान व्यवहार की बात कर रही है, तो यहां पर अपन जो आरक्षण वगैरह देते हैं मतलब समान के साथ समान व्यवहार है। तो इसमें जो आरक्षण वगैरह जो विशेषाधिकार मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या SC ST को जो आरक्षण हो, OBC को, तो उसके लिए सकारात्मक है भी, उनको आरक्षण या विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए या जो भी है। इसमें नकारात्मक है पूरी तरह से, ये ब्रिटेन से उठाई गई है। विधियों के समक्ष समानता, इसका मतलब विधि के समक्ष कोई भी होती है, प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक है वो समान है, तो ये थोड़ी नकारात्मक हो जाती है। तीसरी अपनी ये दोनों 14 में, अनुच्छेद 14 में, ये भी अनुच्छेद 14 में है और ये भी अनुच्छेद 14 में है, ये दोनों अनुच्छेद 14 में दी रखी है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से उठाई गई है, जापान से, ये जापान से उठाई गई है। और संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में ये दी हुई है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 है अपनी किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में है। कहां से उठाया गया, जापान से। अनुच्छेद 21 में लिखा क्या है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसे किसी भी हालात में उसके प्राण और दैहिक जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। दैहिक जो स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उससे उनको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या है, अनुच्छेद 14 विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाया गया, ये सकारात्मक है, और ये इंग्लैंड वाली नकारात्मक है, ये ब्रिटेन से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन एक बुक का आपको मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे, ये विमर संविधान दिखा रही है। तो ये तीनों का अलग अलग है, ठीक है ना, ये तीनों को आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, भारत के संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव है। तो इसमें कौन से देश का प्रभाव है, ये अपन पूर्व सोवियत संघ का प्रभाव है, पूर्व सोवियत संघ। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। कहां से उठाए गए, इसका प्रभाव देखें तो मूल कर्तव्य का प्रभाव पूर्व सोवियत संघ है। तो 42वें संविधान 1976, अपन को पता है कि 1991 के बाद जब इसका उत्तराधिकारी है वो रूस है, उससे पहले 1922 के अंदर USSR बना था, पूर्व सोवियत संघ, 15 देशों को मिलकर। बाद में टुकड़े हो गए 1991 में, 15 टुकड़े हो गए इसके, जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, इसका विघटन हो गया, तब शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो उसका उत्तराधिकारी है वर्तमान में वो रूस है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह उस समय इंदिरा गांधी के मंत्री परिषद में, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसके मंत्री परिषद में क्या थे, प्रतिरक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री थे, प्रतिरक्षा मंत्री थे। कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी हिसाब से पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। तो मूल कर्तव्य पर प्रभाव है वो किसका है, पूर्व सोवियत संघ का है। USSR भी दिया आ सकता है, USSR भी दिया आ सकता है, ठीक है। और USSR न दे और रूस दे दे और USSR ऑप्शन में न हो तो फिर आपको रूस करना है।
42 संविधान संशोधन 1973 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। यह आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये थोड़ा सा झंझट में डालता है आपको, उद्देशिका का विचार। पहले तो अपन अपने जो अधिनियम बने थे, 1919 का अधिनियम बना था, उसमें प्रस्तावना थी। 1935 के नियम में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। उसके बाद प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, क्योंकि यूएसए का संविधान सबसे पहले 1776 में यूएसए आजाद हुआ, 1787 में संविधान बना और 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, उस स्थान का नाम है, और 1789 में लागू हुआ। विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, और वहां पे उद्देशिका सम्मिलित थी। वहां पे जो अपने पहले शब्द लिखे हुए ना, वी द पीपल, वी द पीपल शब्द लिखे हुए हैं, वी द पीपल, वी द पीपल जो शब्द लिखे हुए हैं, वी द पीपल शब्द लिखे हुए हैं, वो उसी अमेरिका के लिखे हुए हैं। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया था। लेकिन अगर अमेरिका ऑप्शन में न हो तो आयरलैंड ऑप्शन में हो, तो आयरलैंड भी हो सकता है। अगर आयरलैंड ऑप्शन में हो, अमेरिका न हो, तो फिर आपको आयरलैंड करना है, क्योंकि आयरलैंड 1937 में, आयरलैंड का संविधान 1937 में बना। उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है कि हम आयर के लोग, हम भारत के लोग लिख रखा है, उसी तरह उसमें लिखा है कि हम आयर के लोग, लास्ट के प्रथम शब्द भी वहां से उठाए गए, और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये शब्द आयरलैंड में लिखे हुए, तो आपने भी ये लिखा है हम भारत के लोग, और अंत में लिखा गया है एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर यूएसए नहीं दिया हो तो फिर आपको आयरलैंड करना है। तो आयरलैंड से प्रथम और अंतिम शब्द भी उठाए गए हैं। अब भाषा की बात करें, जो प्रस्तावना की भाषा है, वैसे तो ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए गए थे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्य थे, उनकी भाषा पर यह है। लेकिन इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर पूछे प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो आपको क्या करना होगा? ऑस्ट्रेलिया करना होगा। एक क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, आपको क्या करना होगा? ऑस्ट्रेलिया करना होगा। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से उद्देशिका ली गई है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या तो भारत में चलता है क्या अमेरिका में चलता है, तो अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने की विधि है वो भी अमेरिका से ली गई है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं किस देश के संविधान की उद्देशिका से लिए गए हैं? अब कई बार यह भी लिखा आ सकता है कि प्रथम, प्रस्तावना के प्रथम और अंतिम शब्द, प्रस्तावना के प्रथम और अंतिम शब्द, अभी आपको बताया था ना, प्रथम और अंतिम शब्द कहां से लिए गए हैं? तो प्रथम शब्द हम आयर के लोग, हमने लिख रखा है हम भारत के लोग, तो वहीं आयरलैंड के लोगों ने लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि हम आयर के लोग, और एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, ये आयरलैंड में लिखा हुआ है। तो प्रथम और अंतिम शब्द ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा और आयरलैंड से क्या लिया गया है? उद्देश्य का प्रथम और अंतिम शब्द लिए गए हैं। और इसके अलावा राज्य के जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 सदस्य, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, 4 क्षेत्रों में जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, मनोनयन है, नाम निर्देशन भी कह सकते हैं, वो कहाँ से उठाए गए हैं? आयरलैंड से उठाए गए हैं। अब एक विशेष चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से उठाए गए हैं? आयरलैंड से उठाए गए हैं। लेकिन मेन विवाद होता है वो इसमें होता है, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, और एक राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तीनों चीजें अलग अलग है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल एक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग एक ही एपिचमेंट शब्द है, केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, औरों के लिए
अटाना शब्द यूज हुआ है संविधान में, ये भी आपको ध्यान में रखा। और एक राष्ट्रपति का निर्वाचन, इन तीनों में अंतर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब इन तीनों शब्दों में अंतर है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये तो अमेरिका से लिया गया है, अब ध्यान से रखना, और इसके लिए मैंने सबूत भी डाले हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोनों ही चीजें कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से, आयरलैंड से बहुत सारी चीजें हमने ली है। एक तो प्रथम और अंतिम शब्द हो गया। प्रथम शब्द हम आयर लोग, हम भारत के लोग, तो हम आयर लोग एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम में आत्मर्पित करते हैं, तो प्रथम और अंतिम शब्द हो गए। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत जो अपने डीपीएस है वो भी लिए गए हैं। इसके अलावा 12 सदस्य दो नाम निर्देशित करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में या मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा 4 क्षेत्रों में, वो भी वहां से लिए गए हैं। और इसके अलावा ये अपने हो गए स्टार्टिंग के, ठीक है ना। 4-5 चीजें ये आपको हर टॉपिक में ध्यान में रखनी है। लेकिन ये यहाँ पे आपके ज्यादा द्वंद्व होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति महाभियोग ये आयरलैंड से है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अमेरिका से है, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अपन को पता है कि संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से जो जनता का सदन है, प्रतिनिधि सदन है। अपने प्रतिनिधि सदन कौन सा है? लोकसभा है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वहां पर कौन सा है? ब्रिटेन में, हमने ब्रिटेन से उठाया है, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। और अपने राज्यसभा है वहां लॉर्ड सभा है, तो वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उनके सदस्य। तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, ये वहां से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये भी हमने ब्रिटेन से उठाया है, तो ब्रिटेन के समान ही होगा, 2 सदन, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा कहते हैं, अपन लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। वास्तविक और नाम मात्र का, संसदीय व्यवस्था में वास्तविक और नाम मात्र का दोहरी कार्यपालिका होती है। एक वास्तविक होता है, एक नाम मात्र का। एक राज्य का हेड होता है जो संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, कानूनी रूप से प्रमुख होता है। और एक सरकार का हेड होता है, गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो वास्तविक प्रमुख होता है। ये संसदीय व्यवस्था में होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अपन बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती, नाम मात्र का और वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है राष्ट्रपति। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कह सकते हैं। न्यायिक समीक्षा ये कहां पर चलता है? ये यूएसए में चलता है और भारत में भी चलता है, 2 ही देशों में चलता है। तो इसका मतलब दोनों में अंतर का बिंदु है वो है न्यायिक समीक्षा। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर अपना 5, तो ये आपको ध्यान रखनी है, न्यायिक समीक्षा। अब अपन एक संसदीय व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। संसदीय व्यवस्था, जैसे राज्य होता है, राज्य एक अमूर्त इकाई है, ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता। तो ये काम कैसे करता है? ये सरकार के माध्यम से काम करता है। कैसे काम करता है? ये सरकार के माध्यम से काम करता है। सरकार इसका क्या है? मूर्त रूप है। सरकार के 3 अंग हैं, अपन बात कर चुके हैं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका वाला में। सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है विधायिका, एक विधायिका कह दो या व्यवस्थापिका कह दो। दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। अब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में ये दोनों शक्ति संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पे? शक्ति संलयन, एक दूसरे से जुड़ाव होता है इनका, शक्ति संलयन सिद्धांत पे काम करती है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। जुड़ी किस तरह से होती है? जो विधायिका का सदस्य होगा वो ही कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। मतलब कार्यपालिका मतलब बड़ा बड़ा अपन राष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो जो भी कार्यपालिका का सदस्य बनेगा, मतलब मैं अपना कार्यपालिका से मतलब सरकार से भी अपन मतलब कार्यपालिका से लगाते हैं, तो कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद,
तो मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य है ना, वो पहले इस विधायिका के सदस्य होंगे। अगर ये सदस्य नहीं है तो 6 माह तक की मंत्री 75 अनुच्छेद 75 में लिख रखा है कि 6 माह तक की मंत्री रह सकता है। और 6 माह के बाद अगर वो सदस्य, या तो उनको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी सदन की, अगर सदस्यता नहीं लेता है तो उसको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री पद से उनको क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो विधायिका के प्रति होती है। इसमें विधायिका में जो लोकसभा, जो प्रतिनिधि सदन है, जो जनता का सदन है, डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि आते हैं, उनके प्रति ये उत्तरदायी होती है। और लोकसभा नहीं दिया हो तो फिर आपको संसद करना है। विधायिका केंद्र की बात करें तो संसद हो गई, और राज्यों की बात करें तो विधानमंडल हो गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें दूसरा एक होता है संसदीय व्यवस्था। अपन पूरा मैटर ही अपन संसदीय व्यवस्था। एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का तो आपको बता दिया, दोहरी कार्यपालिका होती है। अभी अपन पढ़ के आए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसके प्रति। इसके विश्वास पर ये डिपेंड करती है। अगर इसको हटाना हो और इसको नियंत्रण में करना हो तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको हटाया जा सकता है, अगर बहुमत नहीं हो इन लोगों का, ठीक है ना, जो जिस दल से ये आते हैं, तो इसको हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये शक्ति संलयन के सिद्धांत पे काम करती है। इसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कह दो, ठीक है। और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इनका जो बंटवारा होता है ये सरकार के अंगों के बीच होता है। ये सरकार के अंगों के बीच होता है, दोनों का बंटवारा इसके आधार पर है। सरकार के अंगों के 3 अंग, इनके आधार पर अपन बात करें तो अगर इनका शक्ति संलयन सिद्धांत पर काम कर रही है तो संसदीय व्यवस्था है। अगर ये शक्ति, तीनों शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पे काम कर रही है, अगर ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पे काम कर रही है, शक्ति पृथक्करण, तीनों का अलग अलग रोल है, कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं, तो फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। अमेरिका में ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ये कार्यपालिका के सदस्य है, वो इनके पहले सदस्य नहीं होते। ये मंत्री है, वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से बनाता है। तो कोई शिक्षा, खेल, जिस क्षेत्र में जिसकी उपलब्धि होती है उस हिसाब से राष्ट्रपति बनाता है, राष्ट्रपति हटा लेता है। लेकिन अपने क्या संसदीय व्यवस्था में इनको पहले इसकी सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो ये मंत्री पद पर नहीं रह सकते। जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो ही कार्यपालिका के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो ये जो बंटवारा है सरकार के अंगों के बीच में, ये ओरिजेंटल होता है। आप अच याद रखा करो, ओरिजेंटल, ओरिजेंटल बीच का अच का ये याद रखा करो। ओरिजेंटल मतलब लेटा हुआ बंटवारा, ओरिजेंटल मतलब हिंदी में अपन कहते हैं छेदीज बंटवारा होता है। छेदीज बंटवारा होता है इनका, छेदीज बंटवारा। तो छेदीज बंटवारे का आधार ओरिजेंटल बंटवारा होता है, वो सरकार के अंगों के बीच में होता है। अगर ये विधायिका कार्यपालिका शक्ति संलयन के सिद्धांत पर काम कर रही है, एक दूसरे से जुड़ी है, तो संसदीय व्यवस्था है। और शक्ति पृथक्करण पाया जाता है तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब एक आपको और बता दूं, एकात्मक और संघात्मक, ओह मिटाना तो ही को नहीं, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। आपने संविधान की ये भी विशेषता है, एकात्मक है, एक संघात्मक है। एकात्मक और संघात्मक, ये टॉपिक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वाला है, आपको समझना है अच्छे से। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था, ये जो बंटवारा होता है ये सरकारों के बीच में होता है। जैसे ऊपर केंद्र सरकार है, इसके नीचे राज्य सरकार है, और अपन ने तो ये 2 बंटवारा तो हुई होगा, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, और नीचे स्थानीय। अपन कहते हैं कि अपने देश में वास्तविक विकेंद्रीकरण हो गया है, इसका मतलब स्थानीय सरकार भी है। स्थानीय सरकार, आपने पंचायती राज अधिनियम 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन किया है, तब से हम कह रहे हैं कि अपने शक्तियों का है वो वास्तविक बंटवारा हो गया है। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार मतलब समझ गए, स्थानीय निकायों की सरकार, ठीक है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। नगर निकायों की बात करें, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ठीक है। तो ये स्थानीय होगा। लेकिन ये 2 सरकारें होगी हर देश में, जहां पर संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पे क्या होगी, संघात्मक व्यवस्था होगी, वहां पे ये 2 सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। अगर सारी शक्तियां एक ही सरकार में, केंद्र सरकार में, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, तो वो क्या होती है, एकात्मक सरकार होती है। ये अपन को ब्रिटेन में देखने को मिलता है। अगर शक्तियों का बंटवारा ये सरकारों के बीच में बंटवारा है, अगर वो अपन बात करें तो सरकार के अंगों के बीच में बंटवारा है, वो हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल बंटवारा है। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, वर्टिकल, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में बात करें तो वर्टिकल बंटवारा होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल बंटवारा होता है।
वर्टिकल का मतलब है खड़ा हुआ बंटवारा। इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, लेकिन शक्तियां बंटी हुई है। इसका मतलब संघात्मक व्यवस्था में क्या पाया जाता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि किसमें, अब अपन बात करें एकात्मक संघात्मक का अंतर आपको करना है, तो सरकारों के बीच में अंतर है, केंद्र राज्य सरकार दो होगी, इसका मतलब संघात्मक व्यवस्था है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। इनकी शक्तियां अलग अलग बांट दी गई है। इसीलिए अगर संघात्मक व्यवस्था है तो लिखित संविधान जरूरी है, क्योंकि ये शक्तियां फिर बांटेगा कौन? तो अपने लिखित संविधान भी है। इसके लिए बाद में इनका विवाद होगा तो इनका न्याय कौन करेगा? तो स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। इनका बंटवारा वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर। और अपन बात करें संसदीय व्यवस्था की और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, तो उसमें क्या होता है? उसमें सरकार के 3 अंगों के बीच में बंटवारा होता है। अगर कार्यपालिका और विधायिका शक्ति संलयन के सिद्धांत पर काम करती है तो वहां संसदीय व्यवस्था है। अगर तीनों का पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका मतलब वहां पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं होता भाई, न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता। अभी जो आपको समझाया है वो इसीलिए समझाया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो विधायिका का भाग होती है। तो फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? बिल्कुल होता है। एक छोटा रूप होती है, विधायिका एक बड़ा रूप है तो उसका छोटा रूप मंत्रिपरिषद होती है। जो विधायिका है, विधायिका का जो निम्न सदन है, 51वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, उसमें यह कह दिया गया कि निम्न सदन का, निम्न सदन अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा, और केंद्र की बात करें तो लोकसभा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, उसका मंत्रिपरिषद की जो संख्या है प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री भी इसमें सम्मिलित है, 15%। कहने का मतलब है अपने 543 सदस्य, तो 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन आपका। वो पहला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से जो प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है वह है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, जो आगे वही विजेता। अपने लोकसभा, विधानसभा, इनमें देखते हैं कौन सी प्रणाली चलती है? सर्वाधिक मत के आधार पर 10 आदमी खड़े हैं, एक व्यक्ति को अगर सबको बराबर आगे, एक को अगर एक वोट ज्यादा मिल गया तो वो जीत जाएगा। इसका मतलब सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, जो आगे वही विजेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये भी अपने हैं, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप तो ब्रिटेन में ही था, तो ब्रिटेन से हमने उठाया है। कानून के शासन का विचार, ये डाइसी का विचार है, ये भी हमने उठाया है। कानून का शासन कह दो, विधि का शासन कह दो, ये विचार किसका है? विधि का शासन, विधि का शासन। विधि का शासन जो विचार है वो डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? डाइसी ने, ए वी डाइसी ने दिया था, इंग्लैंड के थे। तो ये वहीं से हमने उठाया है। मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकारों की सूची हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। मौलिक अधिकार कहां से उठाए हैं? अमेरिका से उठाए हैं। कहां से उठाए हैं? अमेरिका से उठाए हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वाला आपका इनमें से नहीं है। आपको क्वेश्चन करते समय यह भी ध्यान रखना है, सही गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। ज्यादा आप प्रेशर में गलती ये करते हो, तभी तो वीडियो सॉल्यूशन में आप हर चीज सुनोगे तो हम साथ साथ में ये भी कवर करते हैं कि किस तरह से हल करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप पेपर में ये अंडरलाइन कर लो कि क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लो इसको, नहीं पूछ रहा है। दोबारा आप ये ऑप्शन पढ़ के आओगे, ये भूल जाते हो कि नहीं पूछा था या क्या पूछा था, क्या नहीं पूछा था, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से विदाई प्रक्रिया ली गई है, विदाई प्रक्रिया ली गई अमेरिका, ब्रिटेन से, ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से विदाई प्रक्रिया ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली कह दो, संसदीय प्रणाली कह दो, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कह दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो लंदन में उस भवन का नाम था। परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय जो विशेषाधिकार, एक संसद के या
जो सांसद है, संसद का सदस्य, उनके जो विशेषाधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। द्विसदनवाद, अभी अब हम पिछले क्वेश्चन में बात करके आए थे द्विसदनवाद, वहां पे कॉमन सभा और लोक सभा है, अपने लोकसभा और राज्यसभा है, तो द्विसदनवाद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। 8 नंबर, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र का है? अब क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभाव, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तब तो आपको अधिनियम 1935 करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे 60% तक जो भी उठाया गया मैटर वो यहीं से उठाया गया है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव है अपने संविधान पे वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। लगभग 60% जो मैटर उठाया गया है वो यहीं से उठाया गया है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र का है, तो अगर राष्ट्र पूछ ले तो फिर ब्रिटेन है। ब्रिटेन के बारे में हमने विधायी प्रक्रिया, परमादेश लेख, द्विसदनवाद, ये सारी चीजें कहां से उठाई गई है? ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, तो ये सारी चीजें कहां से उठाई गई है? ब्रिटेन से उठाई गई है। तो ब्रिटेन के हम पहले गुलाम थे तो ब्रिटेन से उठाएंगे। ब्रिटेन यहाँ राज किया तो वो अपनी कुछ पहचान तो छोड़ के जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या पूछना चाहता है। अगर सीधा पूछ ले कि सबसे अधिक प्रभाव तो है अधिनियम 1935 का, अगर कोई देश पूछ ले कि सबसे अधिक प्रभाव है तो फिर ब्रिटेन का है। 9 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका अभी आपको जो बताया था, अभी आपको जो बताया था, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थायी, क्या होती है? अस्थायी, ये होती है राजनीतिक कार्यपालिका। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका ये होती है नौकरशाही। IAS RAS इनका भी कानून को लागू करने में रोल होता है। इसका काम है कानून बनाना, इसका लागू करना। और न्यायपालिका है, इसका काम सही गलत का फैसला करना। न्यायपालिका इसका काम है वेद और अवैध का फैसला करना, और जो कानूनों का पालन नहीं करे उसको दंड देना। तो अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका है वो राजनीतिक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी साथ में सम्मिलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन भी अपना हो गया। राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? सरकार के प्रधान और उनके मंत्री, तो अभी अपन देख आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? सरकार के प्रधान और उनके मंत्री। तो स्थायी कार्यपालिका को, राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी पालिका को नहीं, स्थायी कार्यपालिका को क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका को है वो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। और जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो, ये भी नहीं है नौकरशाही, ये एक का ही रूप है। ये स्थायी कार्यपालिका के रूप है। ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका के रूप है। और राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, और मंत्रिपरिषद। 9 हो गया आपके क्वेश्चन, 9वां क्लियर हो गया। संसद में शामिल है, संसद में शामिल है केवल लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रधानमंत्री नहीं आता है संसद में। प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा नहीं। इसमें ये है द संसद में शामिल है, तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। अब आपको याद क्या रखना है? अनुच्छेद 79 में संसद दी हुई है। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, वो कहाँ है? अनुच्छेद 79 के अंदर 79, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। राज्यसभा का वर्णन अलग से, पूरा का पूरा कैसे निर्वाचित मनोनीत होते हैं, सब वर्णन है वो अनुच्छेद 80 के अंदर है। अनुच्छेद 80 में दे रखा है। लोकसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में। संसद का मतलब देश की सबसे बड़ी वो पंचायत है, वो अपनी संसद है। जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है। विधायिका कह दो, व्यवस्थापिका कह दो, संसद कह दो, एक ही बात है। अब आपको ये पूछे कि संसद में शामिल है, तब तो आपको राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा करना है। अगर आपको पूछे संसद के सदन कितने हैं, तो सदन पूछे तब आपको 2 ही बताने, राज्यसभा और लोकसभा। सदन पूछे तब आपको कितने बताने हैं? 2 बताने हैं। अगर आपको ये पूछ ले संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग बताए और संख्या लिखी हुई तो आपको 3 बताने हैं, 1 2 3।
संसद के अंग पूछे तो 3 बताने हैं, संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों बताने हैं, और सीधा पूछ ले संसद के अंग कितने हैं तो 3 बताने हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी कानून बनता है, जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसको विधायक कहते हैं। वो विधायक जब लाया जाता है दोनों सदनों से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला जाता है। और राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत जब इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून का रूप ले लेता है या अधिनियम का रूप लेता है। इसका मतलब राष्ट्रपति के बिना इनका काम नहीं चलता। तो इनके घटक पूछे या अंग पूछे तब तो 3 है, संसद पूछे तो तीनों शामिल है, अगर सदन पूछे तो आपको राज्यसभा लोकसभा ही करना है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्वेश्चन नंबर 11, 6 वर्ष होता है क्या? कई साथी इसको पढ़ते हैं राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, जल्दबाजी में 6 ठोक देते हैं। 6 वर्ष नहीं होता राज्यसभा कार्यकाल, ये 27 सदन है, 5 वर्ष 4 वर्ष उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा क्या है, एक 27 सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा सामान्य 5 साल है, 5 साल से पहले भी अगर बहुमत न हो किसी दल के पास तो पहले भी भंग की जा सकती है। सरकार बनाने में कोई भी दल सक्षम नहीं हो तो फिर लोकसभा भंग हो जाती है। तो सामान्यतः एक 5 साल मानते हैं उसका कार्यकाल, लेकिन इसका ये 27 सदन है, ये हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो फिर इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 बार सेवानिवृत्त आते हैं, और वो वापस वो सदस्य भी आ सकते हैं, नए सदस्य भी आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बार कैसे किया गया, तो पहली बार एक साथ सभी सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया, 1952 की बात कर रहे हैं, और बाद में लॉटरी सिस्टम से 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट कर दिया गया। लॉटरी सिस्टम अपनाया गया और उनको रिटायरमेंट कर दिया गया, नए चुनाव हो गए। तो ये तरीका अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन असत्य है? विधायिका प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा है? विधायिका प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। पॉलिटिकल में मैं हमेशा कहता हूं शब्दावली का खेल है। अगर शब्दावली आपके समझ में आ गई तो पॉलिटिकल कठिन नहीं है, शब्दावली आपको सीखनी है। ये कह रहा है प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रतिनिधि का मतलब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज की टाइम में जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। मुख्यतः लोकतंत्र 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान में अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखना चाहें तो एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड, जिसमें दिखाई देता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या है वो नाम मात्र है। और सब जगह प्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से, डायरेक्ट जनता कानून बनाने में भाग नहीं लेती, प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं, प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। तो ये तो सत्य है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचित सदस्य विधानसभा के सभी सदस्य कर देते तो ये गलत हो जाता। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित जो एमएलए, जहां से जैसे राजस्थान से 3 सदस्य चुने जाने हैं, तो जो निर्वाचित 200 एमएलए है उन्हीं में से चुना जाएगा। अब तो वो मनोनीत वाला चक्कर ही नहीं रहा, एग्लो इंडियन वाला 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन विधानसभाओं के आज भी शब्दावली यूज होती है, अपन तो शब्दावली पे चलना है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये अब गलत होगा। पहले क्या आप बुक पढ़ोगे तो यही गलती करती हो। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, इनको अब हटा दिया गया है। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 102 में जो 5 कैटेगरी दिवालियापन, चित्त विकृति, 4 कैटेगरी के बारे में तो फैसला लेता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के तहत, जब निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर उसकी राय लेता है कि आप बताओ, उसके आधार पर राष्ट्रपति लेता है। लेकिन उसमें एक कैटेगरी दल बदल दे रहा है, उस पर जो सदन का अध्यक्ष है उसका निर्णय अंतिम होता है। तो दल बदल पर निर्णय किसका अंतिम होगा? अध्यक्ष का। तो ये सही है। अब ये गलत है, इसमें 104वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये मनोनीत सदस्य, इनको 10 वर्ष आगे बढ़ाना था, 10 वर्ष के लिए, वो बढ़ाया नहीं गया। तो इसका मतलब ये अपने आप ये नियम है इनका, वो लुप्त हो गया। एक अपने आप नियम है वो हट गया है कि 2 सदस्य लोकसभा में एग्लो इंडियन मनोनीत होंगे। तो एग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एग्लो इंडियन वो सदस्य होते हैं जिनका पितृपक्ष, दादा पापा बाहर का हो, विदेश का हो। अब कई कहते हैं सर राहुल गांधी एग्लो इंडियन नहीं है, क्योंकि वो माता जी इटली से है, पिताजी है वो यहीं के थे, राजीव गांधी जी। ये आपको समझना है एग्लो इंडियन। तो एग्लो इंडियन वाला
104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा हटा दिया गया है। ये अब अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 334 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 334 में क्या लिख रखा है कि आरक्षण के प्रावधानों से संबंधित कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, ये लिखा हुआ है कि अगर आगे संसद प्रावधान नहीं करेगी, 2020 में इसका प्रावधान समाप्त होने वाला था, इसमें SC ST और एग्लो इंडियन से संबंधित है, तो SC ST का तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, उसका तो संविधान में लिख दिया गया, अब 80 वर्ष लिख दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, अब वहां क्या लिख दिया गया 80 वर्ष। पहली बार 10-10 वर्ष करके 70 वर्ष लिखा हुआ, वहां 80 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, 80 वर्ष कर दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। एग्लो इंडियन के लिए नहीं बढ़ाया गया। अब इनमें 334A और 334B अलग अलग अनुच्छेद दे रखे हैं। 334A में है ST लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, वो 334A में है, और एग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रावधान है वो 334B में है। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा भी अनुच्छेद की अपन बात करें तो एग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था, तो उसकी बात करें तो अनुच्छेद 330 में क्या था, लोकसभा में 330 लोकसभा में SC ST को आरक्षण, SC ST की जो रिजर्व सीट है वो SC ST के लिए आरक्षित थी। कितनी सीटें हैं लोकसभा में SC ST के लिए? 331 की बात करें तो इसमें 2 सदस्य एग्लो इंडियन मनोनीत होने का था, 2 सदस्य एग्लो इंडियन। 332 की बात करें तो राज्य विधानसभा में अगर एग्लो इंडियन समुदाय का बहुमत कम हो, विधानसभाओं में अगर एग्लो इंडियन सदस्यों का बहुमत कम हो तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। 332 में राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षित जो सीट है वो 332 में। 333 में राज्य विधानसभाओं में एग्लो इंडियन का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है, एक सदस्य। अब ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो मैंने क्या बताया, पहले तो ये बताया 104वें संविधान 2019 द्वारा ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 2020 में। ये लागू कब हुआ, तो 25 जनवरी 2020 में लागू हुआ, क्योंकि इनको जो 10 साल के लिए SC ST और एग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया था वो 25 जनवरी 2020 तक दिया गया था। कब तक दिया गया था? 25 जनवरी 2020। तो 2020 से ये लागू हुआ। अगर ये आरक्षण नहीं देते तो एग्लो इंडियन वाला समाप्त हुआ, वैसे SC ST वाला समाप्त हो जाता। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, इसके लिए लिख दिया गया 80। अनुच्छेद 34 में ये लिखा हुआ है ST और SC के लिए 334A है, एग्लो इंडियन समुदाय के लिए 334B है। लेकिन ये लिखा है कि ये आरक्षण है कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, कब नहीं रहेगा, तो ये वर्णन है यहाँ पे, इसके लिए 80 वर्ष लिख दिया गया है। ये अलग अलग अनुच्छेद बता दें। 330 में लोकसभा में SC ST की जो रिजर्व सीट है, एग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, अब नहीं है, ठीक है, तो ये हटा दिया गया, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत हटा दिया गया। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST सीट जो रिजर्व है, और 333 में एग्लो इंडियन, राज्य विधानसभा में एग्लो इंडियन अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ऐसी है जो लोकसभा के पास है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है? अब मैं कह रहा हूं कि जो नहीं है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, आप अंडरलाइन कर लिया करो, पेपर में आपको कोई नहीं रोकने वाला। नहीं तो जैसे आप ऑप्शन पढ़ के आओगे, आप गलत करने के चांस, प्रेशर में गलत करने के चांस 100% रहते हैं। सामान्य विधेयकों को पारित करने की शक्ति लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के भी पास भी है। संवैधानिक विधेयकों के पारित करने की शक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास है। धन विधेयक को प्रस्तुत किए जाने की शक्ति केवल और केवल लोकसभा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 6 हो गया। ये पूछ रहा है दोनों लोकसभा के पास है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है, तो धन विधेयक
प्रस्तुत करने की शक्ति है वो केवल और केवल किसके पास है? लोकसभा के पास है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव वगैरह, धन विधेयक वगैरह, ये कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति ये भी दोनों के पास है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग के लिए, तो ये भी सत्य है। तो इसका मतलब धन विधेयक के संबंध में स्पेशल केवल और केवल लोकसभा के पास शक्ति है। इसमें अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 3 तरह के विधेयक होते हैं। 3 तरह के विधेयक होते हैं। 3 विधेयक। एक होता है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक, विधेयक तो आप समझ गए ना, जो भी कानून बनाने के लिए जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। एक होता है धन विधेयक, और तीसरा आता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ध्यान से देखना। एक आप कहोगे सर वित्त विधेयक भी होता है। वित्त विधेयक वो एक सामान्य विधेयक भी हो सकता है। वित्त विधेयक अगर वो धन विधेयक की शर्तें पूरी करता है तो वो धन विधेयक भी हो सकता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, वो सामान्य विधेयक भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई भी लेकर आ सकता है। तो सामान्य विधेयक दोनों सदनों में बराबर शक्तियां हैं, लेकिन बाद में लोकसभा में शक्ति ज्यादा है। कारण क्या होता है? सामान्य विधेयक जैसे ही प्रस्ताव अटक जाता है, 6 माह तक राज्यसभा के पास जाता है, 6 माह के बाद भी पारित नहीं होता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष है वो उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो फिर बहुमत से फैसला होता है, और बहुमत से जब फैसला होगा तो आपको पता है लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, 543 है, वहां 245 है, तो लोकसभा का बहुमत होगा। धन विधेयक है वो धन विधेयक है, एक तो सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक, धन विधेयक हमेशा ही सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक पहली बात तो आपको केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अब ये सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक का मतलब धन विधेयक को किसी न किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कोई सदस्य नहीं लेकर आ सकता, मंत्री, किसी न किसी मंत्री लेकर आता है इसको। तो गैर सरकारी विधेयक का मतलब है कोई भी सदस्य सदन में रख सकता है, वो गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री लेकर आता है, ठीक है। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में आपका क्लियर हो गया। धन विधेयक हमेशा सरकारी होता है, कोई न कोई मंत्री लेके आता है, और धन विधेयक हमेशा केवल और केवल लोकसभा में रखा जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन डिले कर सकती है, वो संशोधन करे तो लोकसभा पर डिपेंड करता है, वो माने तो माने, नहीं माने तो ना माने। और 14 दिनों के बाद अगर वो वापस नहीं भेजती लोकसभा में तो भी वो पारित ही माना जाता है। इसका मतलब लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में ज्यादा शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक है, और धन विधेयक के संबंध में न इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों की बराबर शक्तियां हैं, लोकसभा राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं। अगर एक भी पारित नहीं करना चाहे तो वो धन विधेयक अटक जाता है, फिर वो धन विधेयक वो संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। और इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो वो वहीं पे रद्द हो जाएगा। तो अब अपन सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन तीनों विधेयकों पर बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। संख्या लिखी कौन? भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब बताओ कितनी हो सकते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 20% नहीं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक, संसद लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कुल सदस्य संख्या के 15% नहीं, संसद की कुल सदस्य संख्या के 20% नहीं। इसका मतलब कौन सा सही हो गया? ब सही हो गया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। लिखा क्या हुआ है? 91वां संविधान संशोधन 2003 लेके आया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या है। अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा होगी निम्न सदन, और केंद्र की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन हो गई। तो निम्न सदन की जो कुल सदस्य संख्या है
उनके 15% से, मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, और मंत्रिपरिषद की 15% जो संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित ही 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, कई बार ये पूछ लेता है, ये लाइन दे देता है। अनुच्छेद 75 में पीएम की नियुक्ति अपन लिखा हुआ है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य की जो मंत्री है उनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब 75(1) में ये नया 91वें संविधान संशोधन द्वारा 75(1) जोड़ा गया और एक 75(1) जोड़ा गया। कै में तो यह कहा गया कि निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या की 75% से अधिक संख्या मंत्रिपरिषद की नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। राज्य में बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री सहित निम्न सदन मतलब विधानसभा की, यहां बात करें तो लोकसभा की। और इसमें 75(1) में यह लिखा गया है कि दल बदल करने वाले व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उस काल में, जिस काल में वो पहले निर्वाचित हो गया, दल बदल कर लिया है, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हाँ, दोबारा वो व्यक्ति दोबारा चुन के आता है किसी लोकसभा क्षेत्र से, तो फिर मंत्री बन सकता है। ये हो गया अपना 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक किस अधिकार के तहत करता है? मतलब किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना हो तो किस कानून के तहत करता है? तो किस कानून के? अपीलीय क्षेत्राधिकार? नहीं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में ऊपर अपील की जाती है। रिट के माध्यम से? नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से? तो आपका क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के माध्यम से। क्या संविधान में कहीं न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। न्यायिक पुनरावलोकन पहले तो आप ये देख लो, 2 ही देशों में चलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यायिक पुनरावलोकन 2 ही देशों में चलता है, या तो यूएसए में चलता है या फिर वह भारत में, 2 ही देशों में चलता है। ठीक है, यहाँ नेपाल का स्रोत है उस हिसाब से। लेकिन संविधान में न तो अमेरिका के न भारत के संविधान न्यायिक पुनरावलोकन डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। तो अपन कहां देखते हैं? अनुच्छेद 13, विधियों का संरक्षण वाला है ना, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्लोज 2, इसमें हमें दिखाई देता है कि न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें लिख रखा है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है या व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका है वो असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो इसको मतलब असंवैधानिक घोषित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से करती है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर ये कहाँ दिखाई देता है? तो अनुच्छेद, जैसे संघ शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, राज्यों का संघ शब्द लिखा हुआ है, वैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 13(2) में कि जो भी ऐसी कोई विधि बनाएगी संसद या विधायिका जो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी। न्यायपालिका काम यही है, संवैधानिक असंवैधानिक घोषित करना, वैध या सही का फैसला करना, वैध है, सही है या गलत है, वैध है या अवैध है, और जो उसका पालन नहीं करता है विधियों का तो उसको दंड देना। 2 ही काम है न्यायपालिका के। ये अनुच्छेद, ये अपना 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला बताओ आप। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई? कब से हुई? 1979 में हुई। अगर 1979 नहीं लिखा हो और दशक 1970 लिख दे तो दशक 1970 होगा, दशक 1970 होगा। जनहित याचिका की शुरुआत, जनहित याचिका PIL, इसे और क्या कहते हैं? PIL लिखा आ सकता है। ये PIL शब्द भी लिखा आ सकता है, जनहित याचिका भी लिखा आ सकता है, जनता से संबंधित, यानी मतलब सार्वजनिक मामलों से संबंधित। ठीक है ना? और ये याचिका कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, न्यायपालिका खुद भी संज्ञान लेती है। कुछ मामले ऐसे हैं उसमें क्या पीड़ित पक्ष को न्यायपालिका जाना पड़ता है। तो जनहित याचिका है, इसमें कोई भी याचिका लगा सकता है, पीड़ित पक्ष लगाना जरूरी नहीं है, या फिर खुद संज्ञान ले लेती है न्यूज के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या टीवी चैनलों के न्यूज के माध्यम से। इस तरह के कोई मामले उजागर होते हैं जहां अन्याय हो रहा हो, सार्वजनिक मामले, तो फिर खुद न्यायपालिका का संज्ञान ले लेती है। PIL के अग्रदूत माने जाते हैं वो न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। एक तो है VR कृष्ण अय्यर, VR कृष्ण अय्यर, और दूसरे कौन है? सब जानते हैं उसको। तो वे दूसरे हैं PN भगवती, PN भगवती।
PN भगवती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जनहित याचिका के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत की थी PIL की शुरुआत 1979 से, दशक पूछे तो 1970 और दशक 1980 में इसकी पूर्णतः इसकी शुरुआत होगी, अच्छे तरीके से अस्तित्व में आ गई। तो 1970 का मतलब है दशक, दशक मतलब 10 सालों का, और 1970 का मतलब है तो 1970 से लेके 80 तक 10 साल। दशक है वो आगे चलता है। शताब्दी पूछे, शताब्दी होती है 100 साल की, शताब्दी बैक चलती है। जैसे अब 2024 चल रहा है तो इसका मतलब अपन कहते हैं 21वीं शताब्दी, तो शताब्दी की बैक चलती है, दशक है वो आगे चलता है। तो 1970 मतलब 1970 से लेके 80 तक। ये कॉमन सेंस, सामान्य सोच की चीजें होती है, ये अपन को ध्यान में रखनी होती है। ये बहुत ज्यादा अपन को इनसे फायदा मिलता है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? तो किसको की गई? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसके सुप्रीमो कौन है? हनुमान बेनीवाल। इसका चिन्ह क्या है? बोतल। चिन्ह क्या है इसका? बोतल, बोतल है। एकमात्र राज्य दल है राजस्थान में, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। तो पहली बार किसी दल को राज्य दल का दर्जा दिया गया है, वो इसको बोतल को दिया गया है। एक BAP चल रही है, इसकी एक शर्तें होती है, कुछ शर्तें होती है, कितना कितने वोट लेने हैं, कितनी सीटें लेनी है, वो शर्तें कंप्लीट करती है। एक बाप पार्टी चल रही है, BAP, भारत आदिवासी पार्टी, वो भी लगता है धीरे धीरे वो कोटा कंप्लीट कर सकती है, कितना % वोट चाहिए, कितने % सीटें चाहिए, तो फिर उसके आधार पर। तो एकमात्र पार्टी है राज्य दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसमें 3 तरह की चीज होती है। एक तो पंजीकृत दल होता है, पंजीकृत तो कोई भी करवा सकता है अपने दल को। दूसरा होता है पंजीकृत होने के बाद अगर वो शर्तें पूरी करता है राज्य दल की, तो फिर उसको राज्य दल बनाया जाता है, और उसके बाद अगर वो राष्ट्रीय दल की शर्तें पूरी करता है तो राष्ट्रीय दल बनाया जाता है। इसमें अलग अलग पार्टियों को अलग अलग फिर फायदा मिलता है। अगर राष्ट्रीय दल है तो उसको अलग अलग कितने वो स्टार प्रचारक भेज सकती है, उनका कैंडिडेट के खर्चे में खर्चा ऐड नहीं होता, या फिर और भी अनेक तरह की उनको सुविधाएं मिलती है। तो टीवी चैनल पे कितना कितना उनको अलग अलग पार्टियों के हिसाब से, राज्य दल राष्ट्रीय दल, उसके हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है। टीवी चैनल पर ये प्रचार वगैरह कर सकते हैं, ऐड वगैरह दे सकते हैं, तो ये फायदा होता है। 18 नंबर, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? ये क्वेश्चन अभी जो परीक्षा हुई है संस्कृति विभाग की उसमें पूछ लिया था। निर्वाचन आयोग का ये क्वेश्चन पूछ लिया था, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है? तो 1989। पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। इसकी आपको थीम भी याद रखनी है। जिस टाइम पेपर 25 में हो तो 25 के का जो 25 जनवरी है 2025 का, तो 25 जनवरी की थीम क्या थी मतदाता दिवस की, वो भी याद रखनी है आपको करंट में। तो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसको 16 अक्टूबर 1989 को इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, 1+2 सदस्य। किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तारकुंडे समिति। अभी आपको ये करवाया है मैंने अच्छे से, तो आप जाके वीडियो देख लेना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। फिर 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, उसको वापस 1 सदस्यीय कर दिया गया। फिर कब इसको दोबारा? 1 अक्टूबर 1993 से, जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं, 1 अक्टूबर 1993 को इसे फिर बहुसदस्यीय बना दिया गया। अब इसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये 3 सदस्यीय भी लिखा आ सकता है, 3 सदस्यीय भी लिखा आ सकता है, या फिर बहुसदस्यीय भी लिखा आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में। और ये बनाया गया 1 अक्टूबर 1993 को बनाया गया। ये किस समिति की सिफारिश पे बनाया गया? दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे बनाया गया। ये दोनों चीजें याद रखनी है। पहली बार बनाया गया तारकुंडे समिति, और वर्तमान में जो 1993 से बनाया गया, वर्तमान में जो चल रहा है बहुसदस्यीय, वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन और विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है। ये परिसीमन आयोग, मैंने ये संसद वाला टॉपिक पढ़ाते टाइम आपको अनुच्छेद करवाया था। परिसीमन आयोग का किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 82 के अंदर। प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अब तक 4 ही परिसीमन आयोग बने हैं प्रत्येक जनगणना के बाद। ये अनुच्छेद 82 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना कब होती है? 10 साल बाद अपने प्रत्येक जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद। तो प्रत्येक जनगणना के बाद एक
परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। तो ये आपको देखना है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण करता है, इसलिए इसे सीमा आयोग भी कह देते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र है की सीमाओं का निर्धारण करता है, इसलिए इसे सीमा आयोग भी कह देते हैं, परिसीमन आयोग भी कह देते हैं। अब तक कितने बने हैं, 1952, 1963, 1973 और 2001, 4 आयोग बने हैं। 1952, 1963, 1963 और 1952, 1963, 1973 और 2001। कितने आयोग बने हैं अब तक, 4 बार, 1952, 1963, 1973 और 2001 नहीं है ये, सॉरी ये 2002 है, 2002 ये लास्ट बना था। इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो 1952 अधिनियम 1952 के द्वारा, ये अधिनियम 1962 के द्वारा 1963 में ये लागू हुआ, ये अधिनियम 1972 के द्वारा 1973 में लागू हुआ और ये अधिनियम 2002 के द्वारा और 2002 में ही लागू हुआ। ये 4 आयोग अब तक बने हैं, ये सीमाओं का निर्धारण करते हैं। ये जो अब लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो सीमाओं का निर्धारण कर रखा है ना, वो 2001 की जनगणना के आधार पर है। किस जनगणना पर आधार, 2001 की जनगणना के आधार पर है। लेकिन जो सीटों का निर्धारण है नहीं वो अलग है, वो 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा कह दिया गया था। 84वें संविधान संशोधन 2001 किया गया, उसमें कह दिया गया सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेगी। जो सीटें हैं वो 2026 के बाद प्रथम जनगणना होगी, उसके बाद चेंजेस आएंगे सीटों में। तो सीटों वाला अलग है 84वें संविधान 2001 और ये अलग है। इसका जो परिसीमन किया गया वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। कितनी सीटें, जो क्षेत्र अलग अलग तोड़ के किसी गांव को इधर मिला देते हैं, किसी गांव को इधर मिला देते हैं, ये आपको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। 20 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई, कहां पे आई, केरल में आई। कब आई, 1957 में, 1957 में आई केरल में। 1959 में इसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, सरकार को ध्वस्त कर दिया गया। तो पहली बार सीपीआई, और पहली बार सीएम इसके कौन बने, सीपीआई के नमूंद्रीपाद, नमूंद्रीपाद सीएम बने, नमूंद्रीपाद सीएम बने। वहां पे क्या, केरल में कितनी सीटें थी, केरल में 126 सीटें थी और सीपीआई को कितनी मिली, सीपीआई को मिली 60 सीटें। और ये 5 निर्दलीयों से मिलकर गठबंधन कर इन्होंने सरकार बना ली। इसका मतलब प्रथम ये गठबंधन सरकार नहीं थी, क्योंकि दूसरा दल नहीं मिला था इनके साथ, जो निर्दलीय मिले। तो एक दल की पहली बार, अगर आपको पूछे पहली बार अगर भारत में किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वह कहां बनी, केरल में बनी। सीपीआई का पूछे तो केरल में बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। अगर आपको पूछ ले पूर्ण बहुमत किसी राज्य में अगर गैर कांग्रेसी पहली सरकार बनी तो वो बनी मद्रास राज्य था उस टाइम में, वर्तमान में क्या है तमिलनाडु, वह 1967 में बनी थी, डीएमके की, द्रविड़ मुनेत्र कषगम की। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राजनीतिक दलों की स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में हुई, ठीक है। अब आपको यह देखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब कांग्रेस के अंदर चलती थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1934 में बनी थी। ये कब बनी थी, 1934 में। नरेंद्र देव आचार्य वगैरह, अशोक मेहता वगैरह उन्होंने बनाई थी। लेकिन बाद में क्या, 1948 में कांग्रेस ने कह दिया आप 2 सदस्यता एक साथ नहीं रह सकते, इधर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की और इधर कांग्रेस की। तब ये अलग हुए, तब पहली बार सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई, 1948 में आई। ये आपको अंतर ध्यान में रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी, सीपीआई, ये 1925 में बनी थी, ये 1925 में बनी थी। और इससे विभाजन हो गए सीपीआई एम, तो ये सही है, और इससे विभाजन हो गए सीपीआई एम बनी थी। वो कब बनी थी, वो 1964 में बनी थी, 1964 में। ये सीपीआई थी, ये रूस का समर्थन कर रही थी विचारधारा का। ये इनका विभाजन हुआ वो विचारधारा के आधार पर हुआ।
और ये है जो सीपीएम बनी, ये 1964 में, ये क्या चीन की विचारधारा का समर्थन कर रही थी। तो दोनों का विभाजन हुआ 1964 में। 1925 में जो सीपीआई बनी थी, 1964 में उसका विभाजन हुआ। तो विचारधारा के आधार पर इनका विभाजन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये अपने पढ़ लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, ये सही है। ये 1964 में इनका विचारधारा के आधार पर विभाजन हुआ। ये रूस को फॉलो कर रही थी, उस टाइम सोवियत संघ था। और ये किसको फॉलो कर रहे थे? चीन को। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, दीनदयाल उपाध्याय जी उपाध्यक्ष थे। 1951 में बना। तो इसमें गलत कौन सा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 है। निम्न में से किस वर्ष के आम निर्वाचन परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? 1967। पहले जो विधानसभा और लोकसभा के जो साधारण आम निर्वाचन होते थे, 1952 से लेके 4 लोकसभा और 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 1952 में, 1957 में, और उसके बाद 1957 के बाद 1962 में और 1967 में। 4 चुनाव है, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ। दिक्कत 1971 में जाके आई, जब 1972 में चुनाव होने थे और इंदिरा गांधी ने पहले ही लोकसभा को भंग करवा दिया गया और मध्य अवधि चुनाव करा लिए। मध्य अवधि चुनाव है, टाइम से पहले चुनाव करा लिए, उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। एक साथ चुनाव उसे आम चुनाव या साधारण निर्वाचन कहते हैं। बीच में कोई 1-2 सीट रिक्त हो जाए तो उसे बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तो 1967 में क्या है? पहली बार कांग्रेस के हाथों से, इसमें पहले कांग्रेस को कभी नहीं तो इतने कम वोट मिले थे कभी। 1967 से पहले कांग्रेस का क्षेत्राधिकार था। राज्य देख लो, केंद्र देख लो, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। और न ही इसी इतनी कम सीटें कभी कांग्रेस को मिली थी। और राज्यों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई। अब आपको पूछ सकता है, भारत में राज्यों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई? तो 1967 में हुई। अगर आपको पूछ ले केंद्र में कब हुई, तो ये राज्यों की थी। राज्यों में 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठी। कांग्रेस को 9 राज्यों में सत्ता नहीं आई। 8 राज्य तो कुछ गठबंधन से, इस तरह के 8 राज्य तो वैसे हाथ से चले गए। और एक राज्य ऐसा था, वो कौन था उस टाइम में? मद्रास राज्य। मद्रास राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वो मद्रास राज्य में बनी थी 1967 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसकी बनी थी? डीएमके की। किसकी बनी थी? डीएमके की। द्रविड़ मुनेत्र कसगम कड़गम कुछ भी लिखा आ सकता है। और सीएम कौन बने थे? अन्नादुराई जी। सीएम अन्नादुराई जी बने थे। सीएम बने थे अन्नादुराई जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाएगी। न तो इतने कम वोट आए थे कभी कांग्रेस को और न इतनी ज्यादा कम सीटें कभी कांग्रेस को मिली थी। पहली बार 1967 में ये कांग्रेस के साथ हुआ था। तेईस नंबर, निम्न में से पहली बार किस गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल को पहली बार किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला? अभी हम पढ़ के आए हैं। किसको मिला था? द्रविड़ मुनेत्र कसगम को। पहली गैर कांग्रेसी सरकार पूछ ले आपको, भारत के अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में आई तो वो केरल में आई। किसकी आई? सीपीआई की आई। और पहले पूर्ण बहुमत की कोई गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में आई तो वो मद्रास में आई 1967 में। मद्रास में आई 1967 में। मद्रास का नाम तमिलनाडु 1969 में इसका नाम तमिलनाडु किया गया था। तो मद्रास भी लिखा जा सकता है, तमिलनाडु भी लिखा है। 1969 में इसका नाम मद्रास का तमिलनाडु किया गया है। तमिलनाडु किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्रविड़ मुनेत्र कसगम, इसी से अलग होकर फिर बाद में रामचंद्रन ने 1972 में नई जयललिता वाली AIDMK बनाई थी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो अभिभाषण तैयार करता है। अभिभाषण कब देता है? एक तो अनुच्छेद 86 में दे रखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक सदन या संवैध संसद में संदेश भेज सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 87 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का 1987 में। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, बीच बाद में नीचे लगा देता है संवैत संसद। इसका मतलब क्या होता है? 1987 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसमें संवैत संसद, संवैत संसद का मतलब है प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, या तो निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र होता है, या फिर प्रत्येक वर्ष जैसी कोई सत्र चालू होता है तो पहला जो सत्र है, प्रथम सत्र है, उसके आरंभ में राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देता है। और संवैत संसद, ये शब्द, ये मूल शब्दावली यूज करता है संविधान की। संवैत संसद का मतलब है दोनों शब्दों में, संवैत संसद का मतलब है दोनों शब्दों में एक साथ, ये शब्दावली यूज करता है। पीछे ये आरएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है संवैत संसद वाला 1987 में। राष्ट्रीय अभिभाषण, विशेष अभिभाषण किसके सामने करता है? तो नीचे ऑप्शन में संवैत संसद दिया हुआ था। 25 नंबर। उसके बाद और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? बताओ कौन कौन से हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, गलत है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। औपचारिक और विधिक, बिल्कुल औपचारिक कह दो, नाम मात्र का कह दो, विधिक कह दो, संवैधानिक कह दो, कानूनी कह दो, ये राष्ट्रपति के पास है। राजनीतिक, राजनीतिक नहीं है, प्रधानमंत्री के पास है, नाम मात्र का राष्ट्रपति के पास है। संवैधानिक भी है, नाम मात्र भी है, विधिक भी है, ये है। तो अपना उत्तर कौन सा हो गया? 2 और 4, ये अपना उत्तर हो गया। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, वो तो होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, कानूनी प्रमुख। और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो होता है वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख। जिस दल की सरकार है और वो बहुमत का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है संसदीय व्यवस्था में। तो ये आपके क्वेश्चन 25 हो गए। 25 इस हिसाब से 2 नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।